प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी हिंदी की किताब के जो व्याकरण सेक्शन होता है, जहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। तो मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हां, मेरे साथ हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई 2 मिनट में हम जान लेते हैं आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी में व्याकरण में क्या क्या आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई काव्य सौंदर्य की बात करें तो आपको रस पढ़ना है। रस में हास रस और करुण रस, जितने प्रश्न हैं हम वो सब देखेंगे। दूसरा मेरे भाई अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों को कवर करेंगे। छंद की बात करें सोरठा और रोला। इसके बाद मेरे भाई आपका उपसर्ग, ये देखो इतने सारे सिर्फ उपसर्ग आपको पढ़ने, इन सब से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। समास की बात करूं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री, और सबसे खास बात, ये सारे प्रश्न आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम तत्सम तद्भव की बात करें, पर्यायवाची की बात करें, संस्कृत व्याकरण यानी सर्वनाम का तद और युष्मद, और वाक्य का स्वरूप, इसके साथ साथ वाच्य का प्रयोग और परिवर्तन, और पद परिचय में हम विकारी और अविकारी, ये सारे टॉपिक अभी आपके ट्रिक से खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या ये छद्म होता है, बंधन होता है, आच्छादित या छिद्र। तो मेरे भाई आप सभी को पता है क्या, जो छंद है, छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं आपका बंधन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। इसके बाद मेरे भाई दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है ये क्या कहलाती है। जैसे आपने सभी ने देखा है, आपके चाहे सोरठा की बात करें चाहे रोला, आपके इस तरह की 4 अलग अलग पंक्तियों में डिवाइड होता है, और इस पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना, इस पंक्ति को हम क्या कहते हैं, इन पंक्तियों को हम चरण कहते हैं। और जो आपका चाहे सोरठा हो चाहे रोला, इन सब में पंक्ति या चरण की बात करें तो कुल आपके 4 चरण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं मेरे भाई। देखो, छंद के दूसरे और चतुर्थ चरण को क्या कहते हैं। समचरण, विषम चरण, अर्ध समचरण, या इनमें से कोई नहीं। जैसे आप सभी ने देखा, आपका ये छंद है, ठीक है, इसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो आपका कौन कौन सा पूछा है मेरे भाई, दूसरा और चौथा, यानी जो दूसरा और ये चौथा चरण है इसको क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, 2 और 4, जो यानी 2 और 4 आपकी किस प्रकार की संख्या है, तो बोलोगे सर ये हमारी सम संख्या है, तो बस यहीं से आंसर हो गया ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, समचरण बोलते हैं। दूसरा मेरे भाई, अगर मान लो बोल देता पहला और तीसरा चरण, तो 1 और 3 आपको क्या दिखती है, विषम दिखता है, यानी आपके विषम चरण हो जाते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न पढ़ना है और ट्रिक से ऐसे ही आपको पेपर में करना है। दूसरा है मेरे भाई, लघु वर्ण कितनी मात्राओं वाला होता है। देखो आपको पता है छंद में 2 तरह की मात्राएं होती है, एक लघु होती है और एक आपका गुरु होती है। लघु यानी जिसको हम हास्य बोलते हैं, गुरु यानी आपका दीर्घ। तो लघु की बात करें, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 1, और 2 मात्राएं किसमें होती हैं, आपका गुरु में होती हैं, जिसको हम दीर्घ बोलते हैं। इसके बाद मेरे भाई चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 11, 16, 13 या 24। अब ध्यान से देखना, आप सभी को पता है कि कौन सा ऐसा छंद है जिसके पहले चरण में 11 और दूसरे में 13 मात्रा होती है, तो बोलोगे सर ये हमारा सोरठा है। दूसरा आपका प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, इसकी ट्रिक क्या है, यहां पे देखो आपका चौ लिखा है, चौ से चौपाई और चौ से आपका होता है 4, और 4 का स्क्वायर कर दो, यानी गाइस क्या हो गया, 16। यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अच्छा ये कमेंट करके बताओ, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, ये किस छंद में होता है, तो बोलोगे सर ये तो हमारा दोहे में होता है। और 24 मात्राएं किस आपके छंद में होती हैं, तो सर ये हमारा रोला होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला आ जाते हैं कि छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विश्राम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस विश्राम स्थल को, रुकने को क्या कहते हैं, गति, तुक, मात्रा या यति। तो आप सभी को पता है जहां पे हम थोड़ा सा ठहरते हैं, रुकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। आगे मेरे भाई कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है भाई साहब। आप सभी ने देखा है कि 4 चरण होंगे, पहले में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। अब इसी का उल्टा, यानी पहले में 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, यानी इसका उल्टा हो गया, 11 13 देख लिया, यानी आपका क्या हो जाता है, ये आपका सोरठा छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोरठा है,
यानी सोरठा किस प्रकार का छंद है? आपको पता है एक आपका अर्ध सम्मात्रिक और सम्मात्रिक, दो तरह के छंद आपके सिलेबस में है। अगर सोरठा की बात करें आधे में समान है, इस वजह से आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगर सम्मात्रिक छंद की बात करें तो रोला, रोला आप सभी को पता है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 24 एक सम संख्या है, तो सम्मात्रिक छंद। अगला है मेरे भाई, देखो यहां पे एक उदाहरण दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा छंद है। आप सभी को पता है आपके सिलेबस में दो तरह के छंद हैं, तो आपको मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी क्या, अगर उदाहरण बड़ा दिखे तो रोला, अगर उदाहरण छोटा दिखे तो क्या हो जाएगा, आपका सोरठा हो जाएगा। यानी जैसे इस तरह की दो पंक्तियां है ना, ये दो पंक्तियां और विभक्त होती, यानी इसका डबल होता, तब वो आपका रोला हो जाता। ये ट्रिक है भाई, ये सिर्फ गुलशन भैया की ट्रिक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती, देखो पहले और तीसरे, जल्दीबाजी में एग्जाम में गलत मत कर देना, क्या 13 11 11 13 11 11, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता ये 4 चरण में आपका सोरठा है, पहले में 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा, पहले और तीसरे की बात कर रहा है, यानी कितना हो गया आपका 11 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, देखो प्रत्येक चरण की बात कर रहा, तो प्रत्येक चरण में आप सभी को पता है कितना 24 मात्राएं होती है। 16 किसमें होती हैं, 16 सर 16 हमारी चौपाई में होती हैं। आगे आ जाते हैं। अब देखो एक उदाहरण दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा छंद है, ध्यान से देखो इसमें कितने, ये 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण, क्या आपको बड़े बड़े चरण नहीं दिख रहे हैं ना, तो बड़े चरण हुए, यानी ये क्या हो गया आपका रोला हो गया। बस यही ट्रिक है भाई, ज्यादा और कुछ नहीं है। अगला है रोला छंद किस प्रकार का छंद है। अब आप सभी को पता है एक सोरठा है, एक आपका रोला है, तो आपका यहां देखो अर्ध सम छंद कौन सा है, ये आपका सोरठा होता है, और अगर रोला की बात करें तो ये कैसा है आपका सम्मात्रिक छंद है, ठीक है मेरे भाई। अगला आ जाते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपको दिख सकता है, तो याद रखना काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। अच्छा अलंकार को क्या कहते हैं, अलंकार को याद रखना क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। और सर फिर छंद का कहते हैं, तो छंद भाई साहब हमारा होता है बंधन, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है रस के कितने अंग होते हैं, 5 4 3 या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को पता है रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी कितना हो जाएगा आपके 4 अंग होते हैं। अगला है मेरे भाई कि प्रधान भाव कौन होता है, रस के जो 4 आपके अंग हैं उसमें प्रधान भाव कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो आपका स्थायी भाव होता है ना, ये प्रधान भाव होता है। अच्छा एक और प्रश्न पेपर में पूछता है, जो आपका संचारी भाव है इसकी संख्या कितनी है, तो याद रखना इसकी संख्या 33 है। अगला आ जाते हैं हास रस का स्थायी भाव, और मेरे भाई याद रखना 100% गारंटी है आपके एग्जाम में ये प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास से हास, और आपका हास से क्या हो जाएगा, हास से हो जाएगा। अगला है करुण रस का स्थायी भाव, तो देखो का से करुण और का से क्या हो जाएगा आपका शोक, और ये दोनों 100% गारंटी है, पेपर में आपके प्रश्न आते हैं आएंगे। संचारी भाव की संख्या तो भाई साहब हमने अभी देखा कितनी होती है, आपकी 33 होती है। अगला प्रश्न आता है, ये देखो एक आपका एक उदाहरण दिया है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में दिखाई देंगे, इसमें आपसे रस पूछ रहा है, तो भैया पुनि पुनि मुनि उत्साही अकुलाही देख दशा हरजन मुस्काही, मुस्काने की बात कर रहा, हंसने की बात कर रहा, दो तरह के छंद है। पहले तो भैया गुलशन भैया एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वीर रस सिलेबस में नहीं, वात्सल रस सिलेबस में नहीं, मुस्काने हंसने की बात कर रहा है, यानी आपका क्या हो गया, हास रस हो गया। आगे आ जाते बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, बिनु नारी बिना नारी के बहुत दुखी है भाई साहब, यहां पे दुख की बात कर रहा है, लेकिन ये शोक रस नहीं है, ये इकलौता उदाहरण, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आपका हास रस का है, श्रृंगार रस तो सिलेबस में नहीं है। अगला है मेरे भाई मेरे हृदय के हर्ष हा, मैंने आपको बताया था अगर किसी उदाहरण में आपको ये विस्मयादिबोधक चिन्ह दिख जाए तो आंख बंद करके आप लोग क्या करिएगा करुण रस पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अगला मेरे भाई आ जाते हैं आपका क्या कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ ये क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा आपका आभूषण, और ऐसे ही प्रश्न पेपर में दिखाई देंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका आभूषण होता है। अगला मेरे भाई एक चीज और याद रखना, जो आपका श्रृंगार रस है ना, क्या श्रृंगार रस है, इसी को हम रसराज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को हम रसराज कहते हैं। अब अगला आपका अलंकार आ गया, बताओ कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है,
तो देखो छोटी सी इसकी ट्रिक है, क्या उपमा अलंकार होगा, इसमें कुछ शब्द दिखाई देंगे आपको, सा, सी, से, सम और सरिस। अगर आपको ऐसे कोई भी उदाहरण में ये सारे शब्द दिख जाएं तो समझ जाना आपका उपमा अलंकार है। क्या इसमें दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहां पे सरिस दिख गया यानी आपका उपलंकार। सर अगर रूपल यानी आपका उपलंकार। सर अगर रूपल अलंकार आ गया तो रूपक अलंकार के लिए याद रखना दो शब्दों के बीच में डैश यानी आपका योजक चिन्ह होगा। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए मन, मानव, मनहु, जनहु ऐसे वाचक शब्द दिख जाए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी उपमा अलंकार दो बार हो गया तो भैया आंसर यही होगा। ठीक है, अब अगला लिखा है, इसमें कौन सा अलंकार है, पहचान पा रहे हो गाइस? ध्यान से देखो, आहुति सी, आहुति सी, सी सी, सा, सी, से, सम, सरिस यानी क्या हो गया? आपका उपमा अलंकार हो गया। अगला आ जाते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है? ध्यान दो, अभी मैंने बताया दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी यहां पे डैश योजक चिन्ह दिखा यानी ये क्या हो गया? आपका रूपक अलंकार हो गया। यमक अलंकार सिलेबस में नहीं है। अगला लिखा है कि सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मलो नीलमणि सैल पर आहा हा हा। ठीक है, उपमा में हमने देखा सासी से समसरिस, रूपक में देखा दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, यमक सिलेबस में नहीं है। यहां पे दिख गया मनु, यही तो है गुलशन भैया की ट्रिक, यही तो है गुलशन भैया की ट्रिक। मन, मानो, मनहु, जनहु ऐसे शब्द दिखे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आ जाता है वह दीप शिखा सी। क्या भाई इसके बाद मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत? बोलोगे नहीं सर, यहां पे हमको दिख गया सी और सा, सी से सरिस दिख जाएगा, हर एक साथी उपमा अलंकार पे टिक लगाएगा। अब पूछ रहा मनु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द ये किस अलंकार के होते हैं? हमने देखा भाई सासी से सरिस उपमा में होता है, रूपक में योजक चिन्ह, तो उपमा अलंकार में ऐसा नहीं होता, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ठीक है भाई, अगला आ जाते हैं समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बाप रे बाप समास के याद रखना ये 6 भेद होते हैं। अगला आ जाएगा जब प्रथम शब्द संख्यावाची होती। देखो समास की छोटी सी ट्रिक है, आओ मैं बताता हूं। देखो जैसे द्विगु समास है, देखो द्वि, यहां इसका पहले शब्द में यहां लिखा है द्वि। द्वि क्या है? द्वि का मतलब ऐसे समझो तो द्वि का मतलब होता है दो, दो यानी दो, दो क्या है? दो एक संख्या है। तो ऐसा समास जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास होगा। तत्पुरुष समास आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो मेरे भाई देखो द्वंद्व समास के लिए दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह चाहिए होता है। तत्पुरुष समास सिलेबस में नहीं है। और अगर ऐसा उदाहरण दिखे कहीं भी, मुझे मान लो तुम्हें अगर अर्थात दिख जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्या लिखा है कि दुख सुख में कौन सा समास है? देखो यार यहां द्विगु समास है, पहला शब्द अगर संख्या दिख जाए तो द्विगु समास, अव्यय भाव सिलेबस में नहीं है। और द्वंद्व समास क्या होता है? दो शब्दों के बीच में डैश यानी योजक चिन्ह। तो यहां भी देखो तुम्हें योजक चिन्ह दिख रहा है ना, तो यहां इसलिए क्या हो जाएगा? तुम्हारा द्वंद्व समास। अगला है तिरंगा में कौन सा समास होता है? देखो ती है, पहला शब्द ती है, ती का मतलब तीन, संख्या हो गया यानी आपका क्या? देखो ऐसे पेपर में तुम्हें भी करना है, ऐसे ही आसानी से पूरे प्रश्न को हल करके आना। शताब्दी में समास है, देखो सत लिखा है, सत का मतलब 100, 100 एक संख्या है भैया, आंख बंद करके द्विगु समास। ले 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 ले। अब देखो भैया तिरंगा आ गया, पहला शब्द में ती है, ती यानी तीन एक संख्या है, क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है। ए भैया पंचवटी समास है, पंच यानी पांच, पहले संख्या दिख गई, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित वाक्य का वाच्य आपको लिखना है। क्या? कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की आपका जाएगी। देखो वाच्य से रिलेटेड एक ट्रिक होती है, आओ पहले देख लेते हैं। जैसे मेरे भाई याद रखना, आप सभी को पता है कर्तवाच्य होता है, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य होता है। पहला एक प्रश्न आपका प्रधानता का पेपर में आता ही आता है। तो देखो जो कर्तवाच्य होता है ना, कर्तरी जिसको बोलते हो, इसमें आपका कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में आपके कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में याद रखना मेरे भाई आपकी क्रिया की या आपकी भाव की, इनकी प्रधानता होती है। दूसरा कर्मवाच्य जो होता है इसमें आपको उदाहरण में द्वारा दिख जाएगा और भाववाच्य में कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखेगा। दोनों ना दिखे तो समझ जाओ, ठीक है। तो यहां वाक्य में देखो तुम्हें द्वारा दिख गया तो यानी ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। आगे आ जाते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ये कर्तवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मैंने क्या बताया? कर्मवाच्य के लिए तुमको वाक्य में कहीं ना कहीं द्वारा लगाना पड़ेगा। भैया ये उदाहरण देख लो तो ध्यान से देखोगे, छात्रों द्वारा इसी में है, यानी यही तुम्हारा आंसर होगा। अगला है रोहन से चला नहीं जाता। क्या इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं सर? अभी आपने बताया किसी वाक्य में नहीं दिखे, यानी वो क्या है? हमारा भाववाच्य है।
आगे आ जाते हैं, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में देखो, भाव की भी प्रधानता देखो, कर्ता की प्रधानता किसमें होती है? कर्तवाच्य में। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में, और क्रिया हो और चाहे आपका भाव, इन दोनों की प्रधानता भाववाच्य में होती है। आगे आए, आगे लिखा है कर्तवाच्य में, तो आसान है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की गाइज। अगला आ जाते हैं, तुमसे सोया नहीं जा सकता, लिव लिव लिव, नहीं दिख गया तो क्या यार, नहीं दिखा तो भाव। सर आगे आइए आविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर ये सारे प्रश्न देखो तुम्हारे एग्जाम में दिखेंगे तो वहां खुश होकर मुस्कुराना मत, ठीक है? आके वापस इस वीडियो में कमेंट कर देना, हाँ सर ये वाला प्रश्न दिखा था। देखो, आ से आविकारी और आ से क्या होता है? आपका अव्यय, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं, वाक्य में अलग अलग रूप मिलते हैं, यानी भैया उनमें लिंग वचन आदि में बदलाव आ सकता है, तो ये आपके क्या कहते हैं? ये आपके विकारी कहलाते हैं। अगर ये सब ना हो, अलग अलग रूप ना लिखे, तो आपका क्या हो जाएगा? विकारी, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। अब निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? देखो भैया, काला, घोड़ा, लड़का, यहां पे क्या हो जाएगा? वह आपका क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ प्रश्न आपको दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। जैसे, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण देखो परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इनको अव्यय पद या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अविकारी, ठीक है। परिवर्तन हो गया तो विकारी या फिर आपका, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब देखो अनुरूप में उपसर्ग है, देखो उप का मतलब होता है पहले, ठीक है। अब आ, अन, अनु, अप, यानी ऐसे इन शब्द में जो आगे प्रयोग हो रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका उपसर्ग होता है ना, इसको हम शब्दांश कहते हैं, यानी शब्द का अंश होता है लेकिन शब्द के आगे जुड़ता है। तो भैया इसको अलग कर दिया तो आपको क्या दिखा? अनु, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगला मेरे भाई, निर्दय में प्रयुक्त उपसर्ग है गाइज, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहां पे नी तुम्हें दिख रहा है और ऊपर उड़ता हुआ रा दिख रहा है, यानी नी के बाद रा, यानी आपका उपसर्ग क्या हो गया? निर हो गया। आगे आ जाते हैं, अभ्यागत में उपसर्ग है, भाई डरना नहीं है। देखो यहां पे पहला शब्द आ दिख रहा है, उसके बाद आधा वाला भा दिख रहा है, बस देख लो, अभी अभी है, अभी है। अगला मेरे भाई, खीर का तत्सम है। देखो तत्सम, सम का मतलब होता है समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो। और एक आसान सी, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं भैया, याद रखना। जो खा है ना, देखो खा को हम लोग छा में बदल देते हैं, बस मिल गया तत्सम, तो वहां होगा 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 तो यहां पे क्या हो जाएगा? छीर आगे आ जाते हैं, खेत का तत्सम, देखो खा को किस में बदलना है? छा में बदलना है। अब इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगला है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग 2, 4, 3, 8। इस वाले प्रश्न का भी मेरे भाई तुम लोग क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। अगला प्रश्न मेरे भाई, अभिनव मेरा अभिन्न मित्र है। अब इसमें आपको बताना है इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। पहले जान लो उद्देश्य क्या होता है। देखो वाक्य के दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जो मेन है, जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे अभिनव है, अभिनव क्या हो गया? अभिनव आपका उद्देश्य हो गया, और इसके बाद जो भी हिस्सा बचे, उद्देश्य के बाद जो भी हिस्सा बचे वो सब आपका क्या होता है? विधेय हो जाता है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते? बहुत आसान सी ट्रिक है भाई, दो प्रश्न आते हैं। एक होता है रचना, तो 1, 2, 3, रचना के आधार पे 3। अर्थ की ट्रिक याद कर लो, जीवन में नहीं भूलोगे। 1 और 2, 2 का क्यूब यानी 8 हो गया। अगला मेरे भाई, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? भैया अभी बताया, ट्रिक बताया ना, कमेंट करके आंसर देके जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान देना, यहां पे लिखा है नहीं कौन सा है, तो इनमें से नहीं कौन सा है? ये वाले प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके देके जाना। अगला है मेरे भाई, वायु, समीर, बयार, ये किसके पर्यायवाची हैं? क्या ये सूर्य के हैं, तारों के, हवा के या बादल के? तो भैया वायु और हवा एक ही तो होता है गाइज। अगला है मेरे भाई, युष्मद का सप्तमी का एक वचन रूप होगा, त्वई, त्वत, तव या ते। ये भी आंसर आप लोग क्या करना भाई? कमेंट करके बताना। और आज की क्लास का मेरे भाई आपका अंतिम प्रश्न, इस सवाल का भी जवाब आपको क्या करना है? कमेंट करके जाना है। और दूसरा मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और चाहिए तो उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सब दोस्तों को भेज देना कि भैया हिंदी में टेंशन नहीं लेना, गुलशन भैया हैं तो ट्रिक से सब कुछ करवा देंगे। बाकी मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो जो प्रश्न मैंने आंसर में तुमको दिया है, और एक चीज और कि 60 में से तुम्हारे कितने प्रश्न सही हुए हैं।